नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां पर हम लोग सुन रहे हैं महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ उनका रेखा चित्र संग्रह स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र संग्रह के महत्वपूर्ण रेखा चित्रों की श्रृंखला में आज हम लोग सुनेंगे उसका दूसरा रेखा चित्र चीनी फेरी वाला। इससे पहले का भक्ति नामक रेखा चित्र हमारे चैनल पर उपलब्ध किया जा चुका है और भी बहुत सारे रेखा चित्र संग्रह कहानियाँ महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में लगे हुए आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज उनका दूसरा प्रसिद्ध रेखा चित्र चीनी फेरी वाला। मुझे चीनियों में पहचान करने का स्मरण रखने योग्य विभिन्नता का ज्ञान नहीं है। कुछ समतल मुख की एक ही सांचे में ढली सूरत सभी एक जैसी जान पड़ती हैं और उनकी एक रास्ता दूर करने वाली वस्त्र पर पड़ी हुई सिकुड़न जैसी नाक की गठन में भी विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। कुछ तिरछी अधकुली और विरल भूरी बरनियों वाली आँखों की तरल रेखाकृति देखकर मैं भ्रांतिमय हो जाती हूँ कि वे सब एक नाप के अनुसार किसी तेज धार से चीर कर बनाई गई हैं। स्वाभाविक पीतवर्ण के धूप के चरण चिन्हों पर पड़े हुए धूल के अवतरण के कारण कुछ ललछों सूखे पत्ते की समानता कर लेते हैं। आकार प्रकार वेशभूषा सब मिलकर इन दूरदेशियों को यंत्र चलित पुत्रों की भूमिका दे देते हैं। इसी से अनेक बार देखने पर भी एक फेरी वाले चीनी को दूसरे से भिन्न करके पहचानना बहुत कठिन है। पर आज उन मुखों की एक रूप समष्टि में मुझे आर्द्र नीलिमामयी आँखों के साथ एक मुख स्मरण हो आता है, जिसकी मौन भंगिमा कहती है कि हम कार्बन कापियाँ नहीं हैं, हमारी भी एक कथा है। यदि जीवन की वर्णमाला के संबंध में तुम्हारी आंखें निरक्षर नहीं हैं तो तुम पढ़कर देखो ना। कई वर्ष पहले की बात है, मैं तांगे से उतरकर भीतर आ रही थी। पूरे कपड़ों का गट्ठर बाएं कंधे के सहारे पीठ पर लटकाए हुए और दाहिने हाथ में लोहे का गज घुमाता हुआ चीनी फेरी वाला फाटक के बाहर आता हुआ दिखाई दिया। संभवतः मेरे घर को बंद पाकर वह लौटा जा रहा था। कुछ लेगा मेम साहब? दुर्भाग्य का मारा चीनी, उसे क्या पता था कि वह संबोधन मेरे मन में रोष की तुरंग उत्पन्न कर देगा। मैया, माता, जीजी, दीदिया, बिटिया आदि न जाने कितने संबोधनों से मेरा परिचय है और सब मुझे प्रिय हैं, पर यह विजातीय संबोधन मानो सारा परिचय छीनकर मुझे गाउन में खड़ा कर देता है। इस संबोधन के उपरांत मेरे से निराश होकर न लौटने के सिवा और कोई चारा नहीं था। मैंने अवज्ञा से उत्तर दिया, मैं फॉरेन नहीं खरीदती, यानी विदेशी कपड़ा। हम क्या फॉरेन हैं? हम तो चाइना से आता है। कहने वाले कंठ में सरल विस्मय के साथ उपेक्षा की चोट से उत्पन्न क्षोभ भी था। इस बार रुककर उत्तर देने वाले को ठीक से देखने की इच्छा हुई। धूल से मटमैले सफ़ेद किरमिच के जूतों में छोटे छोटे पैर छिपाए, पतलून और पजामे का सम्मिश्रण परिणाम जैसा पजामा और कुर्ता तथा कोट की एकता को आधार से सिला हुआ, उधड़े हुए किनारों से पुरानेपन की घोषणा करते हुए हैट से आधा माथा ढके, दाढ़ी मूछ विहीन दुबली नाटी जो मूर्ति खड़ी थी, वह तो शाश्वत चीनी है। उससे सबसे अलग करके देखने का प्रश्न जीवन में पहली बार उठा। मेरी उपेक्षा से उस विदेशी को चोट पहुंची। यह सोचकर मैंने अपनी नहीं को और अधिक कोमल बनाने का प्रयास किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। चीनी भी विचित्र निकला। हमको भाई बोला, तुमको जरूर लेना पड़ेगा। होम करते हुए हाथ जला लेने वाली कहावत हो गई। विवश होकर कहना पड़ा, देखूं क्या है तुम्हारे पास? चीनी बरामदे में कपड़े का गट्ठर उठाता हुआ बोला चला, बहुत अच्छा सिल्क आता है सिस्टर, चाइना सिल्क क्रेप। बहुत कहने सुनने के उपरांत 2 मेज पोस्ट खरीदना आवश्यक हो गया। सोचा चलो छुट्टी हुई। इतनी कम बिक्री होने के कारण चीनी अब भी इस ओर आने की भूल नहीं करेगा। कोई 15 दिन बाद वह बरामदे में अपनी गठरी पर बैठ गज को फर्श पर बजा बजा कर गुनगुना रहा था। मैंने उससे बोलने का अवसर न देकर व्यस्त भाव से कहा, अब तो मैं कुछ न लूँगी, समझी? चीनी खड़ा होकर जेब से कुछ निकालता हुआ प्रफुल्ल मुद्रा में बोला, सिस्टर आपकी वास्ते लाता है, बहुत बेस्ट, सब का सब सेल हो गया। हम इसको पॉकेट में छिपा कर लाता है। देखा कुछ रुमाल थे,
ऊदी रंग के डोरे भरे हुए, किनारे का हर घुमाव और कोने में उसी रंग से बने हुए नन्हे फूलों की प्रत्येक पंखुड़ी चीनी नारी की कोमल उंगलियों की कलात्मकता ही नहीं व्यक्त कर रही थी, जीवन के अभाव की करुण कहानी भी कह रही थी। मेरे मुख के निषेध भाव को लक्ष्य कर अपनी नीली रेखाकृत आंखों को जल्दी जल्दी बंद करते और खोलते हुए वह एक सांस में विस्तार से बताने लगा, सिस्टर का वास्ते लाता है। और वही दोहराने लगा। मन में सोचा, अच्छा भाई मिला है। बचपन में मुझे लोग चीनी कहकर चिढ़ाया करते थे। संदेह होने लगा, उस चिढ़ाने में कोई तत्व तो भी रहा होगा, अन्यथा आज एक सचमुच का चीनी सारे इलाहाबाद को छोड़कर मुझसे बहन का संबंध क्यों जोड़ने आता। पर उस दिन से चीनी को मेरे यहाँ जब जब आने का विशेष अधिकार प्राप्त हो गया, ऐसा मुझे लगा। चीन का साधारण श्रेणी का एक व्यक्ति भी कला के संबंध में विशेष रुचि रखता है। इस बात का पता भी उस चीन की परिष्कृत रुचि में मिला। नील दीवार पर किस रंग के चित्र सुंदर लगते हैं, हरे कुशन पर किस प्रकार के पक्षी अच्छे लगते हैं, सफ़ेद पर्दों के कोने में किस बनावट के फूल पत्ती खिलेंगे आदि के विषय में उस चीनी को उतनी ही जानकारी थी जितनी किसी अच्छे कलाकार में मिलेगी। रंग से उसका अति परिचय यह विश्वास उत्पन्न कर देता था कि वह आँख पर पट्टी बांध कर भी केवल स्पर्श से रंग को पहचान लेगा। चीन के वस्त्र, चीन के चित्र आदि की रंगमयता देखकर भ्रम होने लगता है कि वहाँ की मिट्टी का हर कण भी इन्हीं रंगों से रंगा हुआ है। चीन देखने की इच्छा प्रकट करते ही सिस्टर का वास्ते हम चलेगा कहते हुए चीनी की आंखों में नीली रेखा प्रसन्नता से उजली उठती। अपनी कथा सुनाने के लिए वह विशेष उत्सुक रहता, पर कहने सुनने वालों के बीच की खाई बहुत गहरी थी। उसे चीनी और बर्मी भाषाएं आती थी, जिनके संबंध में अपनी सारी विद्या बुद्धि के साथ में आँख के अंधे नाम नैन्सू की कहावत चरितार्थ करती थी। अंग्रेजी की क्रियाहीन संज्ञाओं और हिंदुस्तानी की संज्ञाहीन क्रियाओं के सम्मिश्रण से जो विचित्र भाषा बनती थी, उसमें सारा कथा का मर्म बंध नहीं पाता। पर जो कथा हृदय का संबंध तोड़ दूसरे को अपना परिचय देने के लिए बह निकलती, प्रायः करुण होती और करुणा की भाषा शब्दहीन रहकर भी बोलने में समर्थ है। चीनी फेरे वाले की कथा भी इसका अपवाद नहीं। जब उनके पिता माता ने मांडले यानी वर्मा आकर चाय की छोटी दुकान खोली, तब उसका जन्म नहीं हुआ था। उसे जन्म देकर और 7 वर्ष की बहन के संरक्षण में छोड़कर जो माँ परलोक सिधारी, उस अनदेखी माँ के प्रति चीनी को अटूट श्रद्धा थी। संभवतः माँ ही ऐसा प्राणी है जिसे कभी न देख पाने पर भी मनुष्य ऐसे स्मरण करता है जैसे उसके संबंध में जानना बाकी नहीं है। यह स्वाभाविक भी है। मनुष्य को संसार में बांधने वाला विधान माता ही है। इसी से उसे न मानकर संसार को न मानना सहज है, पर संसार को मानकर उससे मानना असंभव ही है। पिता ने जब दूसरी बर्मी चीनी स्त्री को गृहिणी पद पर अभिषिक्त किया, तब उन दोनों मातृहीनों की यातना की कठोर कहानी आरंभ हुई। दुर्भाग्य इतने से ही संतुष्ट नहीं हो सका, क्योंकि उसके 5वें वर्ष में पैर रखते रखते एक दुर्घटना में पिता ने भी प्राण खो दिए। अब अबोध बालकों के समान उसने सहज ही अपनी परिस्थिति से समझौता कर लिया, पर बहन और विमाता में से किसी प्रस्ताव को लेकर जो वैमनस्य बढ़ रहा था, वह इस समझौते को उत्तरोत्तर विषाक्त बनाने लगा। किशोरी बालिका की अवज्ञा का बदला उसको नहीं, उसके अबोध भाई को कष्ट देकर चुकाया जाता था। अनेक बार उसने ठिठुरती हुई बहन की कांपती उंगलियों में अपना हाथ रख उसके मलिन वस्त्रों में अपने आंसुओं से धुला मुख धोया, उसकी छोटी सी गोद में सिमट कर भूख बुलाई। कितनी ही बार सवेरे आंख मूंद मूंद कर द्वार के बाहर दीवार से टिकी बहन को ओस से गीले बालों में अपनी ठिठुरती हुई उंगलियों को गर्म करने का प्रयास करते हुए उसने पिता के पास जाने का रास्ता पूछा। उत्तर में बहन के फीके गाल पर चुपचाप लुढ़काने वाले आंसू की बड़ी बूंद देखकर वह घबरा कर बोल उठता, उससे कहवा नहीं चाहिए, वह तो पिता को देखना भर चाहता है। कई बार पड़ोसियों के यहाँ बकरियां धोकर, रकाबियां धोकर और काम के बदले भात मांगकर बहन ने भाई को खिलाया। व्यथा की कौन सी अंतिम मात्रा ने बहन के नन्हे हृदय का बांध तोड़ डाला, इसे अबोध बालक क्या जाने। पर एक रात उसने बिछौने पर लेटकर बहन की प्रतीक्षा करते करते
आधी आंख खोली और विमाता को कुशल बाजीगर की तरह मैली कुचैली बहन का काया पलट करते हुए देखा। उसके सूखे होठों पर विमाता की मोटी उंगली ने दौड़ दौड़ कर लाली फेरी। उसके गीले बालों पर चौड़ी हथेली ने घूम घूम कर सफेद गुलाबी रंग भरा। उसके रूखे बालों को कठोर हाथों ने घेर घेर कर संवारा और नए रंगीन वस्त्रों से सजी हुई उस मूर्ति को एक प्रकार से ठेलती हुई विमाता रात के अंधकार में बाहर अंतर्निहित हो गई। बालक का विस्मय भय में बदल गया और भय ने रोने में शरण पाई। कब वह रोते रोते सो गया इसका पता नहीं, पर जब वह किसी के स्पर्श से जगा तो बहन उस गठरी बने हुए भाई के मस्तक पर मुख रखकर सिसकियां लेकर रो रही थी। उस दिन उसे अच्छा भोजन मिला, दूसरे दिन कपड़े, तीसरे दिन खिलौने, पर बहन के दिनों दिन विवीर्ण होने वाले होठों पर अधिक गहरे रंग की आवश्यकता पड़ने लगी। उसके उत्तरोत्तर फीके पड़ने वाले गालों पर देर तक पाउडर मला जाने लगा। बहन के छीजते शरीर और घटती शक्ति का अनुभव बालक कर रहा था, पर वह किससे कहे, क्या कहे, यह उसकी समझ के बाहर की बात थी। बार बार सोचता था, पिता का पता मिल जाता तो सब ठीक हो जाता। उसके स्मृति पट पर माँ का कोई रेखा चित्र नहीं, परंतु पिता का जो स्पष्ट चित्र अंकित था, उसके स्नेहशील होने में संदेह नहीं रह जाता। प्रतिदिन निश्चित करता कि दुकान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पिता का पता पूछेगा और एक दिन चुपचाप उनके पास पहुंचेगा और उसी तरह चुपचाप उन्हें घर में लाकर खड़ा कर देगा। तब यह विमाता कितनी डर जाएंगी और बहन कितनी प्रसन्न होंगी। चाय की दुकान का मालिक अब दूसरा था, परंतु पुराने मालिक के पुत्र के साथ उसके व्यवहार में सहृदयता कम नहीं रही। इसी से बालक एक कोने में सिकुड़ कर खड़ा हो गया और आने वालों से हकला हकला कर पिता का पता पूछने लगा। कुछ ने उसे आश्चर्य से देखा, कुछ मुस्कुरा दिए, पर एक दो ने दुकानदार से कुछ ऐसी बात कही जिससे वह बालक को हाथ पकड़कर बाहर ही छोड़ आया। इस भूल की पुनरावृत्ति होने पर विमाता से दंड दिलाने की भी धमकी दे दिया गया। इस प्रकार उसकी खोज का अंत हो गया। बहन का संध्या होते ही काया पलट, फिर उसका आधी रात बीत जाने पर भारी पैरों से लौटना, विशाल शरीर वाली विमाता का जंगली बिल्ली की तरह हल्के पैरों से बिछौने से उछलकर उतरना, बहन के शिथिल हाथों से बटुए का छिन जाना और उसका भाई के मस्तक पर मुख रख स्तब्ध भाव से पड़े रहना, आदि क्रम ज्यों के त्यों चलते रहे। पर एक दिन बहन नहीं लौटी। सवेरे भी माता को कुछ चिंतित भाव से उसे खोजते देख बालक सहसा किसी अज्ञात भय से सिहर उठा। बहन उसकी एकमात्र आधार थी। पिता का न पता चल सका, अब बहन भी खो गई। जैसा था वैसा ही बहन को खोजने के लिए गली गली मारा मारा फिरने लगा। रात में वह जिस रूप में परिवर्तित हो जाती, दिन में उसको पहचान सकना कठिन था। इसी से वह जिसे अच्छे कपड़े पहने हुए जाती देखता, उसी के पीछे पहुंचने के लिए सड़क के एक ओर से दूसरी ओर दौड़ना शुरू कर देता। कभी किसी से टकरा कर गिरते गिरते बचता, कभी किसी से गाली खाता, कभी कोई दया से प्रश्न कर बैठता, क्या इतना जरा सा लड़का भी पागल हो गया। इस प्रकार भटकता हुआ वह गिरह कटों के गिरोह के हाथ लगा और तब उसकी शिक्षा आरंभ हुई। जैसे लोग कुत्ते को दो पैरों से बैठना, गर्दन ऊंची कर खड़ा होना, मुंह पर पंजे रख सलाम करना आदि करतब सिखाते हैं, उसी तरह से वे सब उसे तंबाकू के धुएं और दुर्गंध, मांस से भरे और फटे चीथड़े, टूटे बर्तन और मैले शरीर में बसे हुए बंद कमरे में कुछ विशेष संकेतों और हंसने रोने के अभिनय में पारंगत बनाने लगे। कुत्ते के पिल्ले के समान ही वह घुटनों के बल खड़ा रहता, हंसने रोने की विविध मुद्राओं का अभ्यास करता। हंसी का स्रोत इस प्रकार सूख चुका था कि अभिनय में भी वह बार बार भूल करता और मार खाता, पर क्रंदन उसके भीतर इतना अधिक उमड़ा था कि जरा मुंह के बनाते ही दोनों आंखों से गोल गोल बूंदें नाक के दोनों ओर निकल आती और पतली समांतर रेखा बनाती और मुंह के दोनों सिरों को छूती हुई ठुड्डी के नीचे तक चली जाती। इसे अपनी दुर्लभ शिक्षा का फल समझकर रो से काले उदर पर पीला सा रंग बांधने वाला उसका शिक्षक प्रसन्नता से उठ कर उसे लात जमाकर पुरस्कार देता। वह दल बर्मी, चीनी, श्यामी आदि का सम्मिश्रण था। इसी से चोरों की बारात में अपनी होशियारी के सिद्धांत का पालन बड़ी सतर्कता से करता हुआ
जो उस पर कृपा रखते थे उनके विरोधियों का स्नेह पात्र होकर पिटना भी उसका परम कर्तव्य हो जाता था। किसी की कोई वस्तु खोते ही उस पर संदेह की ऐसी दृष्टि आरंभ होती कि बिना चुराए ही वह चोर के समान कांपने लगता, और तब उस चोर के घर छिछोर की जो मरम्मत होती कि उसका स्मरण करके चीनी की आंखें आज भी व्यथा और अपमान से भक्क भक्क जलने लगती। सबके खाने के पात्र से बचा उच्छिष्ट एक ताम चीनी के टेढ़े बर्तन में सिगार से जगह जगह जले हुए कागज से ढक कर रख दिया जाता, जिसे वह हरी आंखों वाली बिल्ली के साथ खाता था। बहुत रात गए तक उसके नरक के साथी एक एक कराते और अंगीठी के पास सिकुड़ कर लेटे हुए बालक को ठुकराते हुए निकल जाते। उनके पैरों की आहट को पढ़ने का उसे अच्छा अभ्यास हो चला था। जो हल्के पैरों को जल्दी जल्दी रखता उससे बहुत कुछ मिल गया है। जो शिथिल पैरों को घसीटता हुआ लौटकर खाली हाथ है, वह दीवार को टटोलता हुआ लड़खड़ाते पैरों से बढ़ता हुआ शराब में सब खोकर बेसुध आया है। जो दहली से ठोकर खाकर धम्म धम्म पैर रखता हुआ घुसता है, उसने किसी से झगड़ा मोल ले लिया है। आदि का ज्ञान उसे अनजाने में ही प्राप्त हो गया। यह दीक्षांत संस्कार के उपरांत विद्या के उपयोग का श्री गणेश होते ही उसकी भेंट पिता के परिचित एक चीनी व्यापारी से नहीं हो जाती तो इस साधना से प्राप्त विद्वता का अंत क्या होता, यह बताना कठिन था। पर संयोग ने उसके जीवन की दिशा को इस प्रकार बदल दिया कि वह कपड़े की दुकान पर व्यापारी की विद्या सीखने लगा। प्रशंसा का पुल बांधते बांधते वर्षों पुराना कपड़ा सबसे पहले उठा लाना, गज से इस तरह नापना कि जो रत्ती बराबर भी आगे ना बढ़े, चाहे अंगुल भर पीछे भले रह जाए। रुपये से लेकर पाई तक को खूब देखभाल कर लेना और लौटाते समय पुराने खोटे पैसे विशेष रूप से खनका खनका कर देना। आदि का ज्ञान कम रहस्यमय नहीं था, पर मालिक के साथ भोजन मिलने के कारण बिल्ली के उच्छिष्ट सहभोज की आवश्यकता नहीं रही, और दुकान में सोने की व्यवस्था होने से अंगीठी के पास ठोकरों से पुरस्कृत होने की विशेषता भी जाती रही। वह चीन छोटी अवस्था में ही समझ गया कि धन संचय से संबंध रखने वाली सभी विद्याएं एक सी है, पर मनुष्य किसी का प्रयोग प्रतिष्ठापूर्वक कर सकता है और किसी को छिपाकर। कुछ अधिक समझदार होने पर उसने अपनी अभागी बहन को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, पर उसका पता न लगा सका। ऐसी बालिकाओं का जीवन खतरे से खाली नहीं रहता। कभी वे मूल्य देकर खरीदी जाती हैं और कभी बिना मूल्य के गायब कर दी जाती है। कभी वे निराश होकर आत्महत्या कर लेती हैं, कभी शराबी ही नशे में उन्हें जीवन मुक्त कर देते हैं। उस रहस्य की सूत्रधारिणी भी माता भी संभवतः पुनर्विवाह कर किसी और को सुखी बनाने के लिए कहीं चली गई। इस प्रकार उस दिशा में खोज का मार्ग ही बंद हो गया। इसी बीच में मालिक के काम से चीनी रंगून आया। फिर 2 वर्ष कलकत्ता में रहा और अन्य साथियों के साथ उसे इस ओर आने का आदेश हुआ। यहाँ शहर में एक चीनी जूते वाले के घर ठहरा है और सवेरे 8 से 12 और 2 से 6 बजे तक फेरी लगाकर कपड़े बेचता रहता है। चीनी की 2 इच्छाएं हैं, ईमानदार बनने की और बहन को ढूंढ लेने की, जिनमें से एक की पूर्ति तो स्वयं उसके हाथ में है और दूसरे के लिए वह प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता है। बीच बीच में ही वह महीनों के लिए बाहर चला जाता है, पर लौटते ही सिस्टर के वास्ते ई लाया है कहता हुआ कुछ लेकर उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार देखते देखते मैं इतनी अभ्यस्त हो चुकी थी कि जब वह एक दिन सिस्टर के वास्ते कहकर और शब्दों की खोज करने लगा, तब मैं उसकी कठिनाई न समझकर हंस पड़ी। धीरे धीरे पता चला बुलावा आया है, यह लड़ने के लिए चाइना जाएगा। इतनी जल्दी कपड़े कहाँ बेचे और न बेचने पर मालिक को हानि पहुंचाकर बेईमान कैसे बने। यदि मैं उससे आवश्यक रुपया देकर सब कपड़े ले लूं तो वह मालिक का हिसाब चुकाकर तुरंत देश की ओर चला जाए। किसी दिन पिता का पता पूछे जाने पर वह हकलाया सा था। आज भी संकोच से हकला रहा था। मैंने सोचने का अवकाश पाने के लिए प्रश्न किया, तुम्हारे तो कोई है ही नहीं, फिर बुलावा किसने भेजा? चीनी की आंखें विस्मय से भरकर पूरी खुल गई। हम कब बोला हमारा चाइना नहीं है? हम कब ऐसा बोला सिस्टर? मुझे स्वयं अपने प्रश्न पर लज्जा ही। उसका इतना बड़ा चीन रहते वह अकेला कैसा होगा? मेरे पास रुपया रहना ही कठिन है, अधिक रुपए की चर्चा ही क्या।
पर कुछ अपने पास खोज ढूंढ कर और कुछ दूसरों से उधार लेकर मैंने चीनी के जाने का प्रबंध कर दिया। मुझे अंतिम अभिवादन कर वह चंचल पैरों से जाने लगा। तब मैंने पुकार कर कहा, यह गर्ज तो लेते जाते। चीनी साज स्मृति के साथ घूमकर सिस्तर का वास्ते ही कह सका। शेष शब्द उसके हकलाने में खो गए। और आज कई वर्ष हो चुके हैं, चीनी को फिर देखने की संभावना नहीं। उसकी बहन से मेरा कोई परिचय नहीं, पर न जाने क्यों वे दोनों भाई बहन मेरे स्मृति पटल से नहीं हटते। चीनी की वह गठरी में से मैं कई थान अपने ग्रामीण बालकों के कुर्ते बना बना कर खर्च कर चुकी हूँ, पर अभी भी 3 थान मेरी अलमारी में रखे हुए हैं और लोहे का गज दीवार के कोने में खड़ा है। एक बार जब इन थानों को देखकर एक खादी भक्त बहन ने आक्षेप किया था कि जो लोग बाहर विशुद्ध खद्दरधारी होते हैं वे भी विदेशी रेशम के थान खरीद कर रखते हैं। इसी से तो देश की उन्नति नहीं होती। तब मैं बड़े कष्ट से हंसी रोक सकी थी। वह जन्म का दुखियारा, मात्र पितृहीन और बहन से बिछुड़ा हुआ भाई अपने समस्त स्नेह के एकमात्र आधार चीन में पहुंचने का आत्मसंतोष पा गया। इसका कोई प्रमाण नहीं है, मेरा मन यही कहता है। तो इस तरह आपने सुनी महादेवी वर्मा जी के प्रसिद्ध रेखा चित्र संग्रह चीनी फेरीवाला नामक रेखा चित्र, जो कि उनकी स्मृति की रेखाएं नामक रेखा चित्र संग्रह में संकलित है। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवयित्री, छायावाद के चतुर्थ स्तंभों में से एक और आधुनिक मीरा कही जाती हैं, पर गद्य में रेखा चित्र संग्रहों में उनका विशेष योगदान रहा है और उन्होंने मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं जैसे महत्वपूर्ण रेखा चित्र लिखे और उनके समस्त रेखा चित्र संग्रह हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़रूरत के अनुसार आप हमारी कहानियों, रेखा चित्र संग्रहों को सुनें, मित्रों में शेयर करें और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। पुनः आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे इसके आगे का रेखा चित्र लेकर। तो फिर तब तक हम फिर पुनः मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।